दूर किसी जंगल में एक कालू कौवा रहा करता था। कालू कौवा का घर जंगल में एक ऊंचे पेड़ की डाली पर हुआ करता था। कालू कौवा शादीशुदा था। उसकी पत्नी का नाम गोरी कवि था। गोरी कवि अपने पति से बहुत प्यार करती और उसका बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन हमारा कालू कौवा तो सोनी कवि से प्यार करता था और हर वक्त वो सोनी कवि से शादी के सपने ही देखता रहता था। इस कहानी में गोरी कवि का करैक्टर बहुत मासूम है। वो हर वक्त कालू कौवे की बातें मानने में लगी रहती थी। गोरी, मैं काम के सिलसिले में आज दूसरे जंगल जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। कालू जी, अब तो आप बहुत ही दूसरे जंगल जाने लगे हैं। आखिर ऐसा कौन सा काम है कि आपको बार बार दूसरे जंगल जाना पड़ता है? वो ऐसा है ना कि मेरा जो बॉस है वो तो खुद काम करता ही नहीं, इसलिए जब भी दूसरे जंगल का काम होता है तो वो मुझे ही दूसरे जंगल भेज देता है। मुझे माफ कर दें कालू जी, मैं आइंदा से आपसे कभी ऐसी बात नहीं पूछूंगी। आप जिधर जाएंगे मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगी। मैं तो भूल ही गई थी कि एक तो आप रोजी रोटी के लिए कितनी मेहनत करते हैं और फिर मैं आपसे गलत बातें पूछती हूँ। अरे गोरी, इसमें माफी मांगने वाली तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम आइंदा से ये ख्याल रखना कि मुझे काम के सिलसिले में आना जाना तो पड़ेगा ही दूसरे जंगल। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वहां से उड़ता हुआ दूसरे जंगल चला जाता है। गोरी मासूम पीछे बैठी हुई सोचती है, मैं भी बिना सोचे समझे ही ऑल फॉल बोल देती हूँ। शुक्र है तो पति जी को बुरा नहीं लगा, अगर उन्हें बुरा लग जाता तो मैं क्या करती। इधर कालू तेजी के साथ उड़ता हुआ सोनी कवि से मिलने दूसरे जंगल जा रहा होता है। दूसरी तरफ सोनी कवि बैठी कह रही होती है, ये कालू अभी तक नहीं आया, थोड़ी देर और इंतजार करती हूँ, उसके बाद सीधा उसके घर चली जाऊंगी मैं भी। अभी वो यही कह रही होती है कि वहाँ कालू आके बैठ जाता है और वो सोनी से कहता है, देखा मैं कितने ठीक समय पर आ गया, तुम मुझे कोस रही थी ना। कोसू नहा तो और क्या करूं आपको, कब तक हम इस तरह से मिलते रहेंगे, आखिर हम शादी कब करेंगे? अरे सोनी मेरी जान, शादी की इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो प्रेम करने के दिन है, प्रेम करो प्रेम। और शादी में रखा ही क्या है, कर लेंगे शादी भी, पहले प्रेम तो कर ले। वो इस तरह की चिकनी चुपड़ी बातें करता और सोनी कवि हर दफा उसकी इन बातों में आ जाती। वो इसी तरह से ही प्रेम भरी बातें कर रहे होते हैं। साथ वाले पेड़ पे बैठी हुई मैना तोती ये सब सुन लेती है। अच्छा, मैं अभी जाके गोरी कवि को बताती हूँ कि कालू यहाँ काम करने नहीं बल्कि ये सब कुछ करने आता है। वो वहां से सीधा उड़ती हुई गोरी कवि के पास अपने जंगल वापस जाती है और वो गोरी कवि के पास बैठ के सारी बात बताती है। गोरी बहन, कालू कौवा वहाँ कोई काम करने नहीं जाता, वो दूसरे जंगल की एक कवि से अफेयर चला रहा है, मैं खुद देख के आई हूँ। क्या ये कैसी बातें कर रही हो तुम तोती? आइंदा के बाद मेरे पास अगर आना हो ना तो इस तरह की गलत बातें ना करना मेरे कालू जी के बारे में, मुझे उन पे पूरा विश्वास है। गोरी, तुम मेरी बात तो सुनो, ऐसी कोई बात नहीं जैसा तुम समझ रही हो, अपनी आंखें खोलो वरना घर टूट जाएगा तुम्हारा। मेरे घर टूटने की फिक्र तुम्हें बहुत हो रही है, तुम्हें तो मैं बार बार कह रही हूँ कि मुझे अपने कालू जी पर पूरा विश्वास है। आइंदा के बाद ऐसी बातें ना करना मेरे आगे आके, वरना मैं धमकियां दे लो लेकिन मेरी बात पे विश्वास करो। बस मैना बहन, बस बहुत हो गया, तुमसे मैं कह रही हूँ कि एक शब्द भी और तुमने मेरे कालू जी के बारे में बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। मैना तोती वहां से सीधा पारो चिड़िया के पास आती है, क्योंकि वो जानती थी कि कोई कुछ कर सकता है तो वो सिर्फ पारो चिड़िया ही है। पारो बहन, मैं तुम्हें सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है कालू कवि को किसी और कवि से प्रेम करते हुए। क्या? अगर तुम ठीक कह रही हो मैना तोती तो हमें किसी भी तरह से गौरी को इस बात का यकीन दिलाना होगा। अब ऐसा करते हैं कि तुम और मैं एक बार फिर से गौरी बहन के पास जाते हैं और उससे जाके सारी बात बताते हैं। ऐसा कहते हुए पारो चिड़िया और मैना तोती दोनों ही गोरी के घर की तरफ उड़ जाते हैं, लेकिन गोरी तो उनकी बात कहाँ सुनने वाली थी, वो उनको घर से निकाल देती है।
मैना बहन, इस तरह से तो गौरी कभी भी हमारी बात पे यकीन नहीं करेगी, हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। हाँ पारो बहन, हम ऐसा करते हैं कि एक बार फिर दूसरे जंगल जाते हैं और वहां जाकर उस कवि की खोज करते हैं। उस कवि को हम सब कुछ बता देंगे कालू के बारे में। इस तरह से हो सकता है गौरी का घर बच जाए। हाँ मैना बहन, तुम्हारा आइडिया बिल्कुल ठीक है। चलो हम ऐसा करते हैं, अभी अभी जाके दूसरे जंगल में उस कवि की खोज करते हैं। हम उस कवि को सारी बात बताएंगे और उसको अपने साथ यहाँ ले आएंगे। फिर गौरी जब सबूत देखेगी तब तो वो हमारी बात मान ही जाएगी। इस तरह से प्लानिंग करते हुए पारो चिड़िया और मैना तोती दूसरे जंगल के लिए निकल पड़ती हैं। वो बहुत खोज करती हैं और फिर उसी जगह पे वहां पे छन्ने के पास जाके वो कालू कौवा और सोनी कवि को ढूंढ लेती हैं। वो पास वाले पेड़ पे बैठ के उनकी बातें सुनती हैं। कालू, अब मैं तुमसे कह रही हूँ साफ साफ कि तुम मुझसे शादी कर लो, वरना ये ना हो कि मेरे बहुत रिश्ते हैं, कहीं और मेरी शादी हो जाए और तुम फिर बैठे रहना। अरे अरे, गलत गलत बातें अपने मुंह से ना निकालो। देखो तो मैं आज तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। मैं अपनी जानू के लिए इतनी प्यारी रिंग लेके आया हूँ। देखो तो ये रिंग तुम्हारे पंख में बहुत सुंदर लगेगी और कुछ दिनों तक हम शादी भी कर लेंगे। क्या सच में कालू जी? ये तो बहुत ही सुंदर रिंग है। बस ठीक है, अब आप शादी करने को तैयार तो हुए मुझसे। इस तरह से बातें करते हुए फिर कालू कौवा उड़ के वहाँ से चला जाता है। अरे मैना बहन, देखो तो वो कवि अब अकेली बैठी है। इससे पहले कि वो उड़ जाए हमें उसके पास जाके बात करनी होगी। फिर वो दोनों सोनी कवि के पास उड़ती हुई आ जाती हैं। आप दोनों कौन हैं और आप दोनों को मैंने पहले तो इस जंगल में कभी नहीं देखा। कवि बहन, हम इस कवे के जंगल की पक्षियां हैं। तुम बताओ कि ये कवे को तुम कैसे जानती हो? मैं इसको नहीं जानती, मुझे ये पसंद आ गया, तब से हमारा प्रेम शुरू हो गया। सोनी कवि, ये कौवा तो पहले से शादीशुदा है। गौरी कवि इसकी पहली पत्नी है। ये अपनी पत्नी को यहाँ काम का धोखा दे के आता है तुमसे आंख लड़ाने। क्या तुम सच कह रही हो? अगर तुम सच कह रही हो तो ले चलो मुझे उस कवि के पास, तब ही मैं मानूंगी तुम्हारी बात। हमारा एक एक शब्द सच है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो आओ हमारे साथ चलो उसकी पत्नी के पास, तुम भी मान जाओगी। फिर वो तीनों गौरी कवि के घर के बाहर आ जाती हैं, लेकिन गौरी उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होती। गौरी बहन, मैं आपके लिए एक तोहफा लाई हूँ। दरवाजा तो खोलिए, जरा बाहर तो आए, देखें तो सही। क्या मसला है तुम लोगों को? तुम्हें समझ नहीं आती कि मुझे अपने पति के बारे में कोई बात नहीं सुननी? मुझे उन पर पूरा विश्वास है। मैं किस तरह से तुम्हें इस बात का यकीन दिलाऊं? अब तुम लोग जा सकती। यही वो कवि है जिससे वो प्रेम कर रहा है आजकल और अफेयर चला रहा है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो कालू के आने तक हम यहीं छुपी रहेंगी और जब कालू आएगा तब हम अंदर आके साफ साबित कर देंगी। मैं ही वो कवि हूँ जिससे तुम्हारे पति का अफेयर चला हुआ है और मुझे तो वो अपने आप को कुंवारा साबित करता है। तो अब ठीक है, फिर आने दो तुम्हारे पति को। सबके सामने ही बात हो जाएगी कि क्या सच है और क्या झूठ है। ठीक है, लेकिन अगर ये बात गलत निकली तो तोती और चिड़िया तुम दोनों का तो हाल बुरा करूंगी मैं। ठीक है कवि बहन, हमने सब कुछ सोच समझ के ही किया है। आप जो भी सजा देना चाहेंगी हमें मंजूर होगी। एक बार साबित तो हो लेने दे। फिर वो तीनों छुप के बैठ जाती हैं पेड़ के नीचे और कालू भी घर आ जाता है। कैसा रहा पति जी आपका पूरा दिन? और आप दूसरे जंगल गए थे ना काम के सिलसिले में, काम हो गया आपका? नहीं गौरी, अभी काम आधा हुआ है। बाकी का आधा काम करने के लिए मुझे कल फिर से जाना पड़ेगा। अभी वो यही बातें ही कर रहे होते हैं कि चिड़िया और तोती भी अंदर आ जाते हैं। अरे कालू भैया, हम आपके लिए एक तोहफा लेके आए हैं। कहें तो आपको वो तोहफा दिखा दें हम। अरे तोहफा? मुझे तोहफे बहुत पसंद हैं। दिखाओ, कहाँ है मेरा तोहफा? जल्दी दिखाओ। मुझसे तो अब सब्र ही नहीं हो रहा तोहफे को देखने के लिए। अरे सब्र तो कीजिए भैया जी। मैना तोती, ऐसा करो, उस कवि को जल्दी से अंदर बुलाओ जिस कवि को हमने तोहफे के तौर पर कालू भैया के सामने पेश करना है। कवि का नाम सुनते ही कालू कौवा बहुत डर जाता है।
अरे 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 कवि 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 क्या मतलब कवि का? अरे क्या हो गया पति जी, अगर वो कवि दिखा रहे हैं कोई तोहफे के लिए तो हम देख तो लें, देखें तो सही कि कौन सी कवि है जिसको ये हमें तोहफा देने के लिए लाई है इधर। ठीक है चिड़िया, तुम बुलाओ उस कवि को। फिर वो सोनी कवि को सामने ले आते हैं। अरे कालू भैया, ये है वो तोहफा जो हम आपको देना चाहते थे, पहचाना इसे? अरे ये कौन है? मैं इस कवि को पहली बार देख रहा हूँ, मैं नहीं जानता इस कवि को, पता नहीं कहाँ से किस कवि को उठा के ले आए हैं मेरे सामने। अच्छा, तो तुम मुझे नहीं पहचानते? तो कई दिन से जो तुम मुझे मिल रहे हो और मुझसे शादी के दावे कर रहे हो वो क्या है? ये सब कुछ क्या है कालू? कालू जी, क्या ये कवि सच कह रही है? मुझसे झूठ ना बोलना। कालू जी, क्या मेरे प्रेम में कोई कमी रह गई थी कि आपने ये काम करना शुरू कर दिया? कह दो कालू जी कि ये सब कुछ झूठ है, आप नहीं जानते इस कवि को। ये तुम्हें सच्चाई का सबूत क्या देगा गोरी कवि? ये लो, मैं तुम्हें देती हूँ सच्चाई का सबूत। ये अंगूठी इसने आज ही मुझे ला के दी है और इसने कुछ दिन बाद ही मुझसे शादी का वादा किया है। तुम मेरे बाबा को नहीं जानते, मेरे बाबा उस जंगल के मुखिया हैं और वो बहुत जालिम हैं। ये तो मेरी अंगूठी है, इसका मतलब सच कहती थी चिड़िया और तोती, मैंने ही उन पर विश्वास नहीं किया। कालू जी, क्या मेरे प्रेम में कोई कमी रह गई थी या मेरी खिदमत में कोई कमी रह गई थी? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगे और तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम उस जंगल में पैर रख के तो दिखाना, देखना कि क्या हशर करवाती हूँ मैं तुम्हारा। अब तुम देखते जाओ कि मैं क्या करती हूँ। सोनी और गोरी दोनों ही मुझे माफ कर दो, मैं भटक गया था, मैं गलत कर रहा था, लेकिन आइंदा से मैं ऐसे कभी नहीं करूँगा। सोनी मुझे माफ कर दो और गोरी एक बार मुझे फिर से अपना लो। कालू, तुम दो कवियों की जिंदगी बर्बाद करने जा रहे थे। गोरी तुमसे बहुत प्रेम करती है और सोनी एक मासूम कवि है, किसी को धोखा देना अच्छी बात नहीं। हाँ पारो बहन, मैं भटक रहा था, तुमने मुझे भटकने से बचा लिया है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और सोनी मुझे एक बार माफ कर दो, गोरी मुझे एक बार अपना लो। सोनी बहन और गोरी बहन, एक बार इनको माफ कर दीजिए, इनको अपनी गलती का एहसास हो गया है, आइंदा से ये कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। फिर सोनी कवि वहां से चली जाती है और फिर गोरी और कालू फिर से हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। मैना तोती ज्यादातर समय अपने घोंसले में ही रहती थी क्योंकि उसने घोंसले में दो प्यारे से अंडे दे रखे थे। मिट्ठू तोता मुंह अंधेरे ही भोजन लाने के लिए निकल जाता है, ये उसकी रोज की रूटीन थी। वो सुबह सुबह ही भोजन लाने के लिए निकल पड़ता और मैना तोती पीछे बैठी अपने अंडों से ढेरों बातें करती और उनसे प्यार करती थी। मिट्ठू तोता गंदम के चंद दाने लेके वहाँ से वापस आता है, उसको आज भी सूखे दाने ही मिले थे। आज फिर सूखा दाना मिला है और कुछ नहीं मिला। मीठा फल खाए कितने दिन हो गए, मैं तो तंग आ गया हूँ ये खाकर। पति जी, बस कुछ दिन की ही तो बात है, हमारे अंडों से जब बच्चे निकल आएंगे फिर हम दोनों दूसरे जंगल जाके भोजन ढूंढा करेंगे। मीठा मीठा अमरूद खाए या लाल मिर्ची खाए कितने दिन हो गए हैं, मुझसे तो ये सूखा दाना अब खाया ही नहीं जाता, बहुत मुश्किल समय चल रहा है। पति जी, माँ को और पिता को ये सब कुछ तो अपने बच्चों के लिए बर्दाश्त करना ही होता है। बस कुछ दिन की बात है, फिर हम दोनों मिलके भोजन ढूंढने जाएंगे। दिन ढल जाता है, सूरज खुद को छुपा लेता है और चांद बाहर आ जाता है। रात हो जाती है, पक्षी अपने अपने घोंसलों में जाके सो जाते हैं और फिर रात से सुबह हो जाती है। अगले दिन सुबह, पति जी आज जरा जल्दी आ जाना, 2 दिन हो गए हैं मुझे पानी पिए हुए, आज मैं नदी पे जाके पानी पीऊंगी। भोजन मिलेगा तो आऊंगा, तुम्हें क्या पता कितनी मुश्किल से भोजन मिलता है अब इस जंगल में, मैं तो भोजन लेके ही आऊंगा। फिर मिट्ठू तोता अपनी रूटीन के मुताबिक मुंह अंधेरे ही भोजन लाने उड़ जाता है। पति जी तो अब बहुत मायूस और उदास रहने लगे हैं, अब बिल्कुल वो पहले जैसे नहीं रहे। मिट्ठू उड़ता हुआ दूर जाता है और फिर आगे जाके वो एक दरख्त पर बैठ जाता है। बस बहुत हो गया, अब तो मैं मीठा फल खाए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं दूसरे जंगल जाता हूँ।
वो उड़ते हुए दूसरे जंगल चला जाता है। वो जंगल तो बहुत सुंदर था। आगे चल के उसको दूर से एक सेब का पेड़ नजर आता है। वो तो बहुत खुश होता है और उड़ता हुआ सेब के पेड़ के पास आ जाता है। वो सेब की एक डाली पर आके बैठ जाता है। अरे वाह मिठू, यहाँ कितने पके हुए मीठे मीठे सेब हैं। वो तो ऐसे सेब खा रहा था जैसे उसने जिंदगी में पहली बार खाया हो। सेब बहुत मीठा था। पास के घर में एक तोती रहा करती थी। जब वो तोती एक नए तोते को जंगल में देखती है तो उड़ती हुई उसके पास चली जाती है। तोती मिठू के पास जाके उसी डाल पे बैठ जाती है। नए तोते, ये सेब का पेड़ मेरा है और तुमने तो पूछा भी नहीं और इससे सेब तोड़ के खा भी लिया। मुझे माफ कर दें तोती जी, मैंने बहुत दिनों से मीठा फल नहीं खाया था। मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। हमारे जंगल में अब ऐसा कोई भोजन नहीं मिलता, सिर्फ सूखे दाने ही मिलते हैं। मेरे घर में तो लाल मिर्ची भी है। अगर तुम चाहो तो मेरे घर में आके लाल मिर्ची भी खा सकते हो। और मैं अकेली रहती हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर में रह भी सकते हो। ये सुन के मिठू सोच में पड़ जाता है और कुछ देर बाद कहता है, मेरी पत्नी अंडों पर बैठी हुई है। अब तो 2 अंडों में से बच्चे भी निकल आएंगे। मैं इतना काम नहीं कर सकता और मैं सूखे दाने खा खा के तंग आ गया हूँ। मैं आपके साथ आप ही के घर में रहूंगा। अगर सेब खा लिया हो तो चले मेरे घर, मैं आपको लाल मिर्ची भी देती हूँ और अपना घर भी दिखाती हूँ। मेरा पक्का खूबसूरत सा घर है। इधर मीना तोती अपने पति का इंतजार करती रहती है, लेकिन वो क्या जानती थी कि उसके पति ने तो एक अलग ही दुनिया बसा ली है। वो तो अब पक्के घर में रहता है। दिन ढल जाता है और शाम हो जाती है। शाम तक जब मैना तोती का पति लौट के नहीं आता तो वो कुछ पत्तों से अपने अंडे ढक देती है और खुद पानी पीने नदी के ऊपर उड़ जाती है। वो तेजी से उड़ती हुई नदी पे जाती है और नदी पे जाके वो खूब सारा पानी पीती है। बहुत सारा पानी 2 दिन बाद पी के उसकी जान में जान आती है। कितने सारे दिन हो गए थे पानी पिए हुए, अब जान में जान आई है। अब मुझे अपने घोंसले की तरफ जाना चाहिए। पति जी भी अब तक आ चुके होंगे, अंडे भी अकेले हैं। मैं अब जल्दी से जाती हूँ। ऐसा कहते हुए मैना तोती तेजी के साथ उड़ती हुई घोंसले पे जाती है। अरे वाह तोती जी, आपका घर तो बहुत सुंदर है। हाँ, मैं इस घर में अकेली रहती हूँ। आप चाहो तो ये सुंदर घर अब से आपका भी हो सकता है। आप मेरे पास ही रहो। मेरी पत्नी आपके जितनी सुंदर भी नहीं है। मैं तो अब आपके पास ही रहूंगा और फिर अब 2-2 बच्चे भी निकल आए होंगे। इतना काम कहाँ से करूंगा मैं तो यहीं रहूंगा और लाल मिर्ची भी खाऊंगा। मुझे तो छोड़ के नहीं जाओगे ना तुम मिठू? कोई पागल ही होगा जो इतनी अच्छी और खूबसूरत तोती को छोड़ के चला जाए। और फिर लाल मिर्ची और सेब का पेड़ भी तो मुझे मिला है आपकी तरफ से। इसी तरह से फिर से शाम हो जाती है और फिर रात हो जाती है। रात के बाद अगली सुबह होती है। मैना तोती साथ से उड़ती हुई चिड़िया को आवाज लगा के अपने पास बुलाती है। अरे चिड़िया, चिड़िया बहन इधर आओ तो। पास से गुजरती हुई चिड़िया उसके पास आके बैठ जाती है। चिड़िया बहन, 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। मेरा पति भोजन लेने गया था जो अभी तक नहीं आया और मैं अंडों पे बैठी हूँ। चाहे जितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, हम मामा पक्षियों को तो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। आप आइए मेरे साथ, हम दोनों मिलकर भोजन की तलाश में जाते हैं। और फिर चिड़िया उसे अपने साथ भोजन लाने ले जाती है। इसी तरह से दिन ढल जाता है और कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन अंडों में से 2 प्यारे प्यारे से बच्चे निकलते हैं। माँ, हमारे बाबा कहाँ हैं? क्या पापा ने हमारे आने की खुशी में कोई मीठा फल नहीं लेके रखा हुआ था यहाँ? बेटा, मैं ही तुम्हारी मम्मा हूँ और मैं ही तुम्हारी पापा हूँ। ये मैंने तुम्हारे लिए मीठा मीठा अमरूद छुपा के रखा था। तुम दोनों की आने की खुशी में तुम इसे खा लो। इस तरह से वो अपने बच्चों को मीठा मीठा अमरूद खिला देती है। और इधर मिठू ने कुछ दिन तो अच्छे काट लिए थे, लेकिन फिर एक दिन मिठू, मेरा एक पुराना दोस्त आ रहा है। अब वो यहीं पर ही रहा करेगा। तुम अब जा सकते हो। आज तुम मेरे घर को छोड़ के चले जाओ।
क्या मैं कहाँ जाऊंगा? लेकिन आपने तो कहा था कि अब मैं आपके साथ ही रहा करूंगा और मैं यही रहूंगा। अब मैं कहाँ जाऊं? ये मेरा मसला नहीं है, ये तुम्हारा अपना मसला है। जिसने अपने अंडों को और बीवी को छोड़ दिया, क्या वो मुझे नहीं छोड़ सकता? मैं अकेली रहती थी इसलिए मैंने तुम्हें अपने पास रख लिया। अब मेरा दोस्त आ रहा है, तुम जाओ यहाँ से। फिर मिठू बेचारा मुंह लटकाए वहां से उड़ जाता है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ जाए। फिर उसे अपने पुराने घोंसले का ख्याल आता है और वो वहां जाता है। इधर मैना तोती ने अपने बच्चों को लेकर नदी के पास एक नया घोंसला बना लिया था, जहां भोजन की भी कोई कमी न थी और वहां पर पानी भी बहुत था। मौसम भी वहां का बहुत सुंदर था। वो अब खुशी से रहने लगी थी अपने बच्चों के साथ। मिठू अपने घोंसले में आके खाली घोंसले को देख के बहुत रोता है, लेकिन अब क्या हो सकता था? अब तो कोई पक्षी उसे चुप कराने के लिए भी उसके पास नहीं। एक जंगल में एक चील ने 2 अंडे दे रखे थे। चील को बहुत अरसे बाद संतान की खुशी मिलने वाली थी। चील अपने अंडों से बहुत प्यार करती थी और वो उनसे ढेरों बातें करती। बारिश का मौसम लग रहा है, लगता है अभी बारिश हो जाएगी। मैं ऐसा करती हूँ कि अपने लिए भोजन की खोज कर आती हूँ। ऐसा कहते हुए वो चील वहां से उड़ जाती है। बारिश का मौसम तो बन ही चुका था, कुछ देर में बारिश बरसने वाली थी। वहीं पर ही एक चिड़ियों का परिवार भी रहा करता था। चिड़िया ने 2 अंडे दे रखे थे। रानो, तुम ऐसा करना, अंडों का ख्याल रखना। मैं भोजन की खोज करके अभी आता हूँ। मौसम भी करवट बदल रहा है। ठीक है बल्लू जी, आप जल्दी आ जाइएगा। मौसम ठीक नहीं लग रहा, मुझे चिंता हुई रहेगी जब तक कि आप लौट के नहीं आ जाते हो। बस फिर क्या था, चिड़िया अपने अंडों के पास रक्षा के लिए बैठ जाती है और बल्लू चिड़ा भोजन की खोज के लिए निकल जाता है। मेरे प्यारे अंडे, मैं दुआ करूंगी कि एक अंडे में से मेरा बेटा और एक में से बेटी हो। मैं उनके नाम भी सोच लेती हूँ। जंगल में तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। चील का घोंसला बारिश और हवा के कारण गिर जाता है और उसके दोनों अंडे भी गिर के टूट जाते हैं। जब चील वापस घर लौटती है तो ये देख के बहुत रोती है। चील को तो बहुत दिनों बाद संतान की खुशी मिलने वाली थी। उसने तो बहुत इलाज करवाया था अपने बच्चों के लिए। आखिर मुझसे कौन सा ऐसा गुनाह हो गया है कि जिसकी सजा मुझे ये मिली है। दूसरी तरफ जैसे तैसे करके बल्लू भी भोजन ला के वापस आ जाता है। अरे रानो, आज तो बारिश के कारण उड़ा ही नहीं जा रहा था। बहुत मुश्किल से भोजन लेके आया हूँ। हाँ बल्लू जी, मैं भी बहुत चिंतित हो रही थी आपके लिए। बल्लू जी, अगर बारिश ज्यादा होती रही तो हमारे अंडे तो खराब हो जाएंगे। इसी तरह से रात हो जाती है। वो दोनों यही बातें ही करते रहते हैं और वहाँ चील रोते हुए रात बिता देती है। वो यही सोचती रहती है कि इतना इंतजार करने के बाद अगर मुझे अंडे मिले भी तो वो भी ना रहे। और फिर सुबह हो जाती है। चील वहां से उड़ जाती है। रास्ते में उसे एक खाली घोंसला नजर आता है। वो वहां आके बैठ जाती है। अरे, ये तो खाली घोंसला है, लगता है कोई पक्षी बना के खुद यहाँ से चला गया है। चलो मैं यहीं पे ही रह लूंगी, बाकी की जिंदगी मेरी यहाँ आराम से गुजर जाएगी। बच्चे तो मेरे नसीब में थे ही नहीं। अभी वो यही बातें ही कर रही होती है कि वहाँ एक चिड़िया और एक तोता आके बैठ जाते हैं। चील दीदी, ये तो मेरा घोंसला है। मैंने अब अपना घर खरीद लिया है। ये घोंसला मेरा ही है, मुझे इसको बेचना है। अगर आप ये लेना चाहती हैं तो मुझे कुछ पैसे दे दें। अच्छा, मैं इस घोंसले को खाली देख के इसमें आ गई थी। मेरे पास कुछ पैसे हैं, तुम ऐसा करो पैसे ले लो। कल ही मेरे 2 अंडे और घोंसला हवा और बारिश के कारण गिर के टूट गए हैं। कुछ पैसे जो मेरे पास जमा थे वो मैं अपने साथ ले आई हूँ। ये लो पैसे। अब ये घोंसला मेरा हुआ, अब से मैं ही इसमें रहूंगी। तुम ये पैसे लो और जाओ यहाँ से। अच्छा हुआ कि मुझे बना बनाया घोंसला मिल गया।